एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम में कि क्या क्या घटना हुई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजा को 1789 में धन की कमी पड़ गई। तो जब धन की कमी पड़ गई तो इनको लगा कि अगर हमें फ्रांस को चलाना है तो हमें बैठक करनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा कुछ करते तो शायद उस पे कुछ और हो जाता था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घटनाक्रम। लुई सोलमा ने क्या किया कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोगों को बुलाया, उसके प्रतिनिधि को बुलाया। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लगभग 300 मेंबर थे और तृतीय स्टेट के लगभग 300 मेंबर थे। तीनों स्टेट के मेंबर को बुलाया गया। तृतीय स्टेट के जो तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत के अधिकार को मांगा। जब दोस्तों ये 300 जो है कि ये 300 मेंबर जब मीटिंग के लिए गया मीटिंग के लिए गया तो इन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये रख दी कि हमें अम, अप- लोकतांत्रिक सिद्धांतों लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रस्ताव इसने राजा के सामने रख दिया। प्रस्ताव रख दिया राजा के सामने। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि राजा जो है इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और राजा ने बोला कि हम ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे। उसके बाद दोस्तों मीटिंग हो गई भंग और ये लोग उठ करके चल दिए। राजा अस्वीकार कर दिए कि बोला कि नहीं, हम ये बात नहीं मानेंगे। फिर 20 जून को दोस्तों अस्वीकार कर दिया। उसके बाद तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद इन लोगों ने भी दोस्तों विरोध जताया कि अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे तो हम कर नहीं देंगे, हम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, हम आपका विरोध करते हैं। तो राजा ने तो पहले स्वीकार कर दिया। 20 जून को दोस्तों को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, फिर दोबारा दोस्तों जब वो अधिवेशन करने के लिए यानी मीटिंग करने के लिए एकत्रित हुए, तो उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होना था, जिस हॉल में उनका मीटिंग होना था दूसरे दिन यानी 20 जून को, तो वहां पे दोस्तों देखते रहे हैं कि जो सुरक्षाकर्मी थे, जो उसको जिस हॉल में अधिवेशन हुए थे, एकत्रित हुए थे, उन्होंने नेशनल असेंबली में घोषित कर वहां पर अंगरक्षकों का पहरा था। वहां पे देखा कि जो सिपाही थे वो पहरा दे रहे थे। राजा के थी जो सिपाही होते थे वो पहरा दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों सभी तृतीय स्टेट ने प्रतिनिधि टेनिस की एक टेनिस जगह है दोस्तों, उसी पर दोस्तों यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए तथा शपथ ली। टेनिस के कोर्ट एकत्रित हुए और इन्होंने नेशनल असेंबली में घोषित किया और तथा शपथ ली, राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब बनकर तैयार नहीं हो जाता, यह सभा भंग नहीं होगी। इन्होंने दोस्तों एक प्रस्ताव रखा, कहाँ पे? टेनिस में, कि जब तक राजा की शक्ति कम नहीं हो जाती तब तक दोस्तों ये सभा जारी रहेगी। और राजा द्वारा इसे भाग इसे भागकर सदस्यों की बंदी बनाने की अफवाह उठी। तभी बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने नेतृत्व में मिराबियो और ओसोबियो जैसे नेता कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था और वह सामंतों के विशेषाधिकार प्राप्त करने का 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस क्रांतिकारियों ने पेरिस के राज में कारागृह के बेस्टिल को घेर लिया और बेस्टिल के दुर्ग राजतंत्र को निरंकुशता का प्रतीक है। जैसे ही दोस्तों ये लोग मीटिंग करने के लिए गया तो इस इन लोगों को लगा कि कहीं इन लोगों ने नेशनल असेंबली को घोषित किया। किसने? ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ये लोग जब 20 जून को दोस्तों जब अधिवेशन करने के लिए एकत्रित उन्होंने देखा कि हॉल में इसके राजा के अंगरक्षक थे नेशनल असेंबली में। तो नेशनल असेंबली को दोस्तों ये घोषित किया गया। अपने स इन्होंने दोस्तों अपनी सभा में, ये जो जो तृतीय स्टेट के लोग थे, इन्होंने अपनी सभा में दोस्तों ये घोषित किया, नेशनल असेंबली में घोषित किया और शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम किया जाए। जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, जो वहाँ पे इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, इन्होंने ये घोषित किया कि भैया कि आज के बाद राजा की शक्ति कम होगी। लेकिन दोस्तों ये अफवाह उड़ी कि राजा द्वारा इसे भागकर सदस्यों ने बंदी बनाने की अफवाह उठी। एक अफवाह उठ गया कि यहाँ पे अंगरक्षक हैं और यहाँ पे इन लोगों को कारागृह में बंद कर दिया जाएगा। एक तरीका का जिस तरीके से
हमारे यहाँ पे कई तरह के आंदोलन हुए, तो कई प्रकार की अफवाह भी उड़े, लेकिन दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों यहाँ अफवाह उठी, तभी लोग यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो गए, और उन लोगों का नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे थे, एक मिराबियो और एक था ओसोबियो। ये दो नेता कर रहे थे। मिराबियो जो था दोस्तों, वो एक सामान्य परिवार से था, एक सामान्य परिवार से था, ये किसान या आप बोल सकते हैं या मजदूर परिवार से था, और वह समानताओं का विशेषाधिकार प्राप्त करने का पक्षधर था। ये समान परिवार से था, और उसका ये था कि समान परिवारों का विशेषाधिकार, माफ करिएगा, मुझे समान का थोड़ा अर्थ मैं गलत बता रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। समान परिवार का दोस्तों ये पक्षधर था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने पेरिस स्थित राज्यों में कारागिरी बेस्टल को घेर लिया, और बेस्टल का दुर्ग में राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीत हुआ। 4 घंटे तक डेरा डालने के बाद जेल फाटक तोड़ने एवं पाबंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए, और बेस्टिल कारागिरी समाप्त कर दिया। निरंकुश शासन का पतन का प्रतीक था, और फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 14 जुलाई को दोस्तों 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने पेरिस राज्य के कारागिरी, कारागिरी का मतलब होता है जेल का घर, ठीक है, वो घेर लिया, और बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। बेस्टल का जो दुर्ग था वो राजतंत्र का प्रतीक था। उसके बाद 4 घंटे तक इन लोगों ने डेरा डंडा डाल दिया वहीं पे, और जेल और फाटक तोड़ दिया, और बंदियों, जितने भी बंदी थी, जितने भी लोगों को वहां पे बंदी बना रखे थे, उन सबको आजाद करा दिया, सफल हुए। और बेस्टिल कारागिरी समाप्त, निरंकुश शासन। आपने नाम सुना होगा पंजाब में, पंजाब में एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को ख्याल है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से दोस्तों, जब इससे पहले जो घटना हुई थी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जिस तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन सुभाष चंद्र बोस, सफेद्दीन किचलू, इस तरीके के जो हमारे क्रांतिकारी होते थे, ये किस तरीके से दोस्तों एग्रेसिव होकर के ये लोग, लोगों को, हम जो हमारे देश के जो लोग होते थे, जो क्रांतिकारी थे, इसको छुड़वाते थे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे छुड़वाया गया। जो राजा ने बंदिश बना रखा था, किसको, जो इसके खिलाफ बोलता था, राजा के खिलाफ, जो लेखक होते थे, डॉक्टर होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, मतलब बिना फिजूल के इन लोगों को, इन्हीं लोगों को दोस्तों यहाँ से छुड़वाया गया कारागिरी से। और इसी दिन दोस्तों 14 जुलाई को ही दोस्तों फ्रांस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को लुई सोलमा नाम मात्र का राजा के लिए बना रहा। नेशनल असेंबली देश के अधिनियम बनाने लगी। लगभग 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों का अधिकार, यानी कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन स्वीकार किया, और इस घोषणा के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार करने का और धर्म के इच्छानुसार पालन करने का अधिकार एवं मान्यता मिली। दोस्तों इसी दिन जैसे राजा को घेरा गया, राजा को घेरने के बाद इन लोगों ने दोस्तों सामंतवादी, एक जनता में एक नई जागरूकता आई। जागरूकता आने के बाद दोस्तों जो नेशनल असेंबली था, वहां पे ये लोग गए। इन लोगों ने अपने शर्त के हिसाब से, जो बुक में दिया गया है उसके हिसाब से, इन लोगों ने नेशनल असेंबली को घोषित किया। घोषित करने के बाद जनता के हाथ में शक्ति रहे, और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद जनता जो है दोस्तों राजा के खिलाफ हो गया, और बोस्टल का पतन हो गया। बोस्टल का यानी कि जो कारागिरी था, उस एक समझ लीजिए कि बोस्टल जो था उसका पतन हो गया। उस बोस्टल को घेर लिया गया, और दुर्ग तंत्र को निरंकुशता का प्रतीक था। उसके बाद है दोस्तों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की भाषण की स्वतंत्रता स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य में व्यक्ति अपने को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तथा मुआवजा दिए बगैर उसके जमीन का कब्जा नहीं कर सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे कि जिसके अनुसार वह भार सभी वर्गों को समान रूप से डालने का निश्चय किया गया, और सभी लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए क्रांतिकारी का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दोस्तों जब जैसे ही राजा की शक्ति कम हुई, जैसे ही जनता की शक्ति आई, तो उन सब में ये सारे प्रावधान कर दिए गए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना ये अधिकार है कि वो अपना किसी भी व्यक्ति को मुकदमा, बिना वजह के मुकदमा ना चलाए। किसी भी व्यक्ति का जमीन खरीदे तो उसको पैसा, उसका मुआवजा देकर ही खरीदे। किसी भी व्यक्ति को बेवजह सताया ना जाए। किसी भी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा ना चलाया जाए। किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब तक
वो कोई गलत काम ना करे, वो देश के खिलाफ काम ना करे। पूर्णतः 1791 ईस्वी में असेंबली को संविधान के रूप में तैयार किया गया। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसी प्रकार दोस्तों वहाँ की एक नेशनल असेंबली है। जैसे हमारे यहाँ सांसद है, संसद भवन है, लोकसभा है, विधानसभा है, उसी प्रकार दोस्तों वहाँ पे नेशनल असेंबली है, ठीक है, जिसमें शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत को भी अपनाया गया। यहाँ पे अलग अलग शक्ति को अलग अलग बताया गया। ये किसका सिद्धांत था, मैंने आपको पीछे बताया है। उसके बाद यद्यपि लुई 16वां नए संविधान को भी मान लिया, और परंतु मिराबिये की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह हो गया। मिराबे और औसोबियो, ये दो जैसे नेता थे, आपको पता होगा, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद जो दोस्तों देश में हिंसा होने लगा, हिंसात्मक विरोध होने लगा। विदेशों में कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया जाने लगा। 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रेलिया पारसा सेवाएं के विरुद्ध की घोषणा कर दी, और क्रांतिकारी युद्धियों की जनता में काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। उसी समय उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया था, लेकिन आलोचकों के प्रमुख जैकबिन क्लब के सदस्य थे। लेकिन छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकबिन क्लब के पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट और जेकॉब नाम रखा गया है, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। तो इसमें बेसिकली इसमें ये था कि आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी दोस्तों वोट देने के लिए अधिकार, चाहे वो दुकानदार हो, कारीगर हो, घड़ीसाज, नौकर हो, दिहाड़ी मजदूर, इन सबको फिलहाल के लिए वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। दोस्तों अब हम लोग पृष्ठभूमि तो देख लें कि इनमें कैसे कैसे जो है कि क्रांतिकारी का घटनाक्रम था। बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, तो घटनाक्रम का एक छोटा सा रूप दिया गया है। अब पूरी घटनाक्रम का डिटेल इसमें नहीं दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। उस जो यहाँ पे दिया गया था उसको ही मैंने डिलीवर किया है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहा, जो मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा चुका हूँ। बाकी अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे आप बताइएगा। अगर हो सके तो मैं इस पे दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इस बुक को एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि लुई 16 की जो शक्ति थी उसको कम किया गया। क्यों? क्योंकि आर्थिक नीति थी और पैसा कम था। तो जो तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाने के बाद जो निचले वाले स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट थे, इन्होंने दोस्तों शर्त रख दी कि भैया हम आपकी शक्तियों को कम करेंगे। आप जो ये घोर विरोधी कानूनें लाते हैं, किसी को मार करके आप जेल में डाल देते हैं, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। जनता का राज चलेगा, और जनता का राज चलेगा। और ये तीसरे स्टेट जो है दोस्तों, इन्होंने ही नेशनल असेंबली को घोषित किया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनकर तैयार हो गया। जैसे ही ये तैयार हुआ, लोगों को दोस्तों वो शक्ति मिलने लगी। यहाँ पे दो नेता का अहम भूमिका है, मिराबियो और ओसोबियो। इन जैसे नेता इन चीजों का नेतृत्व कर रहे थे, ताकि जो स्टेट में है वो राजा का शक्ति को कम किया जाए और जनता की शक्ति को बढ़ाया जाए। दूसरी बात है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप जबरन जेल में नहीं डाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप जबरन उसके जमीनों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर टैक्स देगा तो सबको बराबर टैक्स देना होगा। कोई ये नहीं कि कोई व्यक्ति टैक्स देगा और कोई व्यक्ति मस्ती से उस टैक्स पर अपना राज करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबको समान रूप से टैक्स देना होगा। तीसरी बात है, ये कहा गया कि यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण होगा, सबको समान अवसर मिला जाएगा, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, सब चीज में। उसके बाद जो नीचे फ्रांस में नहीं बल्कि पूरी इसका जो प्रभाव है दोस्तों, ये पूरे यूरोप पे पड़ा। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो परिणाम है वो पूरे विश्व पे पड़ा, उस प्रकार दोस्तों फ्रांस की क्रांति भी पूरे विश्व पे पड़ा। लुई 16 की शक्ति कम हो गई, वो नामात्र का राजा रह गया। वो सिर्फ खाली बैठ के चुपचाप देखेगा और उसका कोई काम नहीं है। जो भी होगा वहाँ की जो नेशनल असेंबली में है, वो डिसीजन जनता के द्वारा लिया जाएगा। वहाँ के जो सांसद हैं वो लेगा। बाकी बात, आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।